हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। फरवरी में एग्जाम की स्कीम अपडेट हो रही है, तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए। इससे पहले मैंने क्लास 12 का वीडियो बनाया था। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स और कुमार मित्तल के भी कुछ टॉपिक्स उसमें हमने कंसिडर किया था। तो लगभग 4 चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो गया। वेव ऑप्टिक्स भी हमने सेकंड पार्ट क्लास 12 का लगभग तीसरे चैप्टर व्यतिकरण तक हमने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग को पढ़ाया है। आज कुछ बच्चों का कमेंट आया कि स्पेशली जो है एक टॉपिक नहीं समझ में आए, उस पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो तरल दाब, क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तरल दाब में स्टोक्स का नियम, बीमीए द्वारा स्टोक्स नियम की जो व्याख्या है उसको हम प्रूव करेंगे आज। स्टोक्स के नियम से पहले मैं तरल दाब के बारे में थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को, उसके बारे में भी आपको टॉपिक्स जो है तरल दाब में बताता हूँ। चैप्टर आपका क्या है? तरल दाब क्या है? सबसे पहले आपको जानना होगा तरल क्या होता है। तरल वो होता है जिसके अंदर बहने का गुण होता है। अगर किसी भी फर्श पे या कहीं पे भी कोई लिक्विड लुढ़क जाए तो क्या होगा? फैल जाएगा, बहने लगे। तो जिसके अंदर बहने का गुण होता है वही होता है तरल। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब कोई तरल बहता है तो होता क्या है, कुछ देर वो बहता है, इसके बाद रुक जाता है। अगर आप थोड़ा खुरदुरे तल पे किसी लिक्विड को लुढ़का दो तो क्या होगा? वो थोड़ा सा दूर जाके वो रुक जाएगा। लेकिन वही लिक्विड आप फर्श पे थोड़ा चिकने तल पे अगर लुढ़काते हो तो काफ़ी दूर तक वो फैल जाएगा। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी आगे तक चले जाएंगे। तो इसका बेसिकली कारण क्या है? इसका बेसिकली कारण है श्यानता का। क्या है? श्यानता। द्रव किस प्रकार से बहता है, कैसा कैसा प्रभाव बहता है, आइए जानिए। लेट अस स्टार्ट। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएन फिजिक्स। और आप लोग डीएन फिजिक्स का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक्स। तो तरल वह होता है जिसके अंदर बहने का गुण होता है। तरल के पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, स्ट्रीम्ड लाइन मोशन क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, आखिर धारा रेखीय प्रवाह। जिसे अगर कोई द्रव फ्लो हो रहा है, द्रव के अणु फ्लो कर रहे हैं, इस प्रकार से द्रव बह रहा है। तो अगर कोई द्रव सीधी रेखा में बह रहे हैं, सरल रेखा में व्यक्त करें, मतलब द्रव का एक अणु दूसरे अणु का अनुसरण करें, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, जिस प्रकार से चींटियां एक दूसरे का अनुसरण करती रहती हैं, सेम उसी कंडीशन से लिक्विड में क्या हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन करते रहें। द्रव का एक अणु दूसरे अणु का, तीसरा अणु चौथे अणु का, इस प्रकार से अनुसरण करते हुए वेग से चलती रहे तो उसको कहते हैं हम धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह होता है, ठीक है। अच्छा, कब धारा रेखीय प्रवाह होता है, कब प्रवाह टूट जाता है? देखिए, जब द्रव का वेग कुछ कम होता है तो धारा रेखीय प्रवाह में बहता है। लेकिन अगर द्रव का वेग थोड़ा बढ़ जाए तो क्या होगा? द्रव का अगर वेग बढ़ जाए तो धारा रेखीय प्रवाह टूट जाता है और अनियमित रूप से विभिन्न प्रकार की दिशाओं में जिग-जैग मोशन में लिक्विड फॉर्म बन जाता है। इस प्रकार से, या ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे लिक्विड आपका इस तरह से जो है लिक्विड की जो लेयर है ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए आगे जाएंगे, इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इस तरह से। उसे कहते हैं हम प्रक्षुब्ध प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लड्स कह सकते हैं उसको हम, विक्षुब्ध प्रवाह या प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो कब किन किन केसों में आपका ये जो है स्ट्रीम लाइन मोशन रहता है, धारा रेखीय प्रवाह होता है, और किन किन कंडीशन पे आपका ये धारा रेखीय प्रवाह टूट जाता है। तो एक पॉइंट है क्रांतिक वेग। क्या होता है? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? जैसे जब कोई द्रव बहता है तो क्या होता है, अगर उसका वेग थोड़ा कम है तो सीधी रेखाओं में बहेगा, लेकिन उसका वेग ज़्यादा है
तो वो अपने सीधी रेखाओं को तोड़ के जिग जैग मोशन से अनियमित रूप ढंग से गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रचुर प्रवाह। तो वह कौन सा वेग है, वह कौन सा वेग है जहाँ तक कोई भी द्रव अपने धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखता है। मतलब वह न्यूनतम वेग या वह अधिकतम वेग किसी द्रव का, वह अधिकतम वेग जहाँ तक वह द्रव अपने धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग। क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा क्रांतिक वेग क्या है और धारा रेखीय प्रवाह क्या है। ठीक है, आज जो कमेंट आया था बेसिकली कि स्टोक्स का नियम सर समझ में नहीं आया, तो बच्चों की आकांक्षा, बच्चों की जो जिज्ञासा है वो हमारी इच्छा। जो बच्चों ने मुझसे कहा, कमेंट किया, तो स्पेशली मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स का मतलब क्या होता है, स्टोक्स के नियम जानने से पहले आपको श्यानता जानना होगा। श्यानता किसे कहते हैं, श्यानता क्या होता है, श्यानता क्या है, श्यानता विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है। जब कोई तरल का वह गुण जिसके कारण उसके विभिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करने वाला गुण जो होता है उसी को हम श्यानता कहते हैं। जब कोई श्यान द्रव जो बहता है तो उसकी परतों में उसके विरोध करने वाला एक फोर्स लगने लगता है, इसी को हम कहते हैं श्यानता। द्रव के परत, अच्छा कुछ पॉइंट्स और हैं। द्रव अगर कोई बह रहा है तो जो सबसे ऊपरी रेखा पे जो होगा उस पे जो है उसका वेग ज्यादा होगा, उससे नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम, और सबसे निचली परत का वेग तो बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, क्योंकि गहराई में दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। गहरा जल सदैव शांत होता है। जो गहरे लोग होते हैं बहुत ही शांत होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। ठीक है, श्यानता, तो श्यानता क्या होता है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। जो भी द्रव को प्रवाह होने से रोकते हैं जिस बल से, उस बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यान बल से संबंधित स्टोक्स ने नियम दिया था। तो स्टोक्स ने क्या नियम दिया था, स्टोक्स ने बताया कि अगर यम द्रव्यमान की कोई सूक्ष्म गोली आर त्रिज्या की हो और रो घनत्व वाले द्रव में लगभग छोड़ दिया जाए रूप से बह रहा हो, गिर रहा हो, तो उस पर एक फोर्स लगेगा श्यान बल, उसको कहेंगे F बराबर 6 पाई ईटा आर बी। स्टोक्स ने क्या बताया, स्टोक्स एक साइंटिस्ट का नाम है। स्टोक्स ने बताया कि यम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल्स, या अगर यम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल्स जो है किसी श्यान द्रव में जिसकी त्रिज्या गोली का हो आर, वेलोसिटी हो v से, और श्यानता गुणांक द्रव का क्या हो, ईटा हो, अगर गिर रहा हो तो गति कर रहा हो तो क्या होगा, उस पर लगने वाला श्यान बल बराबर 6 पाई ईटा आर बी होता है। 6 पाई आपका कांस्टेंट है, 6 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ यह प्रोपोर्शनल ईटा आर बी। इसे मुझे सिद्ध करना है बीमीय विधि द्वारा, बीमीय विश्लेषण द्वारा हमें इस पॉइंट्स को सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया कि ईटा की विमा क्या है, ये आर पर विमा है बी और बी पर विमा है यहाँ ए वाला बी। ठीक है, और बी की विमा क्या है, सी। ठीक है, तो बीमीय विधि द्वारा स्टोक्स के नियम की व्युत्पत्ति कैसे आई, इसको जाने, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले जब बोर्ड एग्जाम में इसको भी लिया जाता था ना 2016 या 15 में, तो यह प्रोपोर्शनल ईटा आर बी, हमने माना कि ईटा पे घात ए, आर पे घात बी, बी की घात सी। तो क्या होगा, यह बराबर 6 पाई ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, बी की पावर सी। 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है जिसकी कोई भी मान नहीं होती। ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। तो यह बराबर मिल गया हमको ईटा की पावर ए, आर पावर बी, बी पावर सी। अच्छा ये बताइए बल की विमा क्या होती है, बल की होती है यम, दोनों पक्षों की विमा लिख देते हैं एम एल टी माइनस 2। ईटा की विमा होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ठीक है, इसके पावर ए, आर मतलब दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, और बी मतलब टी माइनस 1 वेग, विस्थापन से अंतराल होता है ना।
MLT माइनस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फालतू के परेशान थे। सभी पर पावर है ना, तो m के पावर हो जाएगा ये, l के पावर माइनस ए, t के पावर माइनस ये, ठीक है। और यहाँ l के पावर b, ठीक। और यहाँ हो जाएगा l के पावर c, t के पावर माइनस सी, ठीक। MLT माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा m के पावर ये, l के पावर माइनस ये, l के पावर b, l के पावर c मैं जोड़ दूंगा, गुणा में घाते जुड़ जाता है, 3 बार l लिखा है ना, l के पावर a, l के पावर b, l के पावर c, तो हो जाएगा l के पावर माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है। t के पावर कितना है माइनस a, और यहाँ t के पावर माइनस a, तो t के पावर माइनस a और माइनस c हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, क्या घातों की समान पदों पर जो घात लगा है तुलना करता हूँ, m के पावर 1, l के पावर 1, घातों की तुलना से, घातों की तुलना से, तो क्या होगा, a के पावर m पर ये है, m पर घात क्या ये है, यहाँ m के पावर ये 1 है, तो ये बराबर 1 हो गया, समझ में आया। माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका l के पावर कितना है, इतना घात है, इतना सारा घात, तो इसमें 1 है तो बराबर 1 लिख दो। अच्छा ये का मान यहाँ पर रख दो तुरंत, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, एक उधर भेजो, तो b प्लस सी बराबर क्या आ गया 2, b प्लस सी बराबर 1 और 1 2, ये आपका b प्लस सी वाला आ गया। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में t के पावर ये माइनस सी, अब माइनस मैं इस साइड में लिखता हूँ, कॉपी पेन जरूर आपके पास होनी चाहिए, माइनस ए माइनस सी बराबर a के पावर माइनस ए माइनस सी, और यहाँ माइनस 2 है t के पावर, तो माइनस 2, a पर क्या है घात माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस सी बराबर माइनस 2, माइनस सी एक उधर भेजो, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस सी बराबर माइनस 1, माइनस कैंसिल, सी बराबर 1। अच्छा सी का मान 1, ए का मान 1 इसमें रख दो, तो b सी का मान क्या है आपका 1, तो b प्लस 1 बराबर 2, b बराबर 2 माइनस 1 1, तो सभी की घात क्या आ गई 1 1 आ गया, ये बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया, c बराबर भी 1 आ गया। अब इन घातों को मैं इस पे रख देता हूँ, क्या करता हूँ रख दूंगा, तो क्या मिलेगा आपको, यह बराबर यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा दिखेगा नहीं आप लोगों को नहीं तो, ठीक। ये आपका है ये बराबर ईटा के पावर, यहाँ पे क्या है ईटा के पावर ए, आर के पावर बी, बी के पावर सी, ठीक है। तो सभी का घात हम नोट कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, बी मान लीजिए दोनों तरफ, MLT माइनस 2, दोनों पक्षों का विमा बराबर होनी चाहिए, ईटा का था ML माइनस 1 T माइनस 1, एक घात इधर था R का L के पावर 1 और LT माइनस 1 के पावर 1, सभी का मल्टीप्लाई कर दो, तो L पावर माइनस 1 तो L के पावर प्लस 1, L पावर माइनस 1 प्लस 1, और T पावर 1 1 माइनस 2, तो ये जाएगा आपका L के पावर 1 1 0, L के पावर 0, किसी संख्या को अगर 0 घात तो उसका मान 1 होता है, तो MLT माइनस 2 इस साइड में भी आ गया, इधर भी आ गया MLT माइनस 2, अतः स्टोक्स का नियम विधि द्वारा सत्य है, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।